हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अनुज मिश्रा एंड वेलकम टू पढ़ाई हब। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, एक बहुत ही ज़रूरी टॉपिक के बारे में, जो टॉपिक हमारे सॉलिड स्टेट में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और अगर मैं इसको बात करूँ आईआईटी और नीट के पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये उसमें बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट अपने आप पार्टिसिपेट करता है। सो इसलिए जो हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस टॉपिक को ध्यान से पढ़िए। और इससे पहले जिसने मेरा पुराना लेक्चर नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइए और आप मेरा पुराना लेक्चर ज़रूर विजिट कीजिए। लेकिन ये जो हम पढ़ रहे हैं क्लोज पैकिंग, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको आप लोग ध्यान से पढ़िए, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ द एक्चुअल मीनिंग ऑफ क्लोज पैकिंग? क्लोज पैकिंग का मीन क्या होता है यार? क्लोज पैकिंग का मतलब क्या होता है? सबसे पहली बात तो ये बहुत सारे बच्चों को डाउट आता है कि सर बुक में तो उल्टी सीधी एकदम वो 3 इडियट्स के चतुर की जैसी डेफिनेशन दे रखी है, अब हम करें तो करें क्या? हमको डेफिनेशन तो पता नहीं चलती, तो हम रियलिटी में इसका आंसर निकालें कैसे सर? तो देखो यार, डाउट मत करो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। क्लॉज पैकिंग का रियलिटी में मतलब क्या होता है? क्लॉज पैकिंग आपको रिप्रेजेंट करता है कि आपकी कोई भी स्ट्रक्चर है, एक्चुअल में उसका टाइप क्या है, उसकी डायमेंशंस क्या है, उसकी डायरेक्शंस क्या है, उसको हम क्या बोलते हैं? क्लोज पैकिंग। आ रही बात समझ में? यानी किसी भी पार्टिकल को अरेंज करना क्लोज पैकिंग होता है। मेन मुद्दे की बात ये है। कोई पूछे कि यार हाउ मेनी टाइप ऑफ क्लोज पैकिंग, तो यार में हम 3 टाइप की क्लोज पैकिंग पढ़ते हैं। फर्स्ट वन इज़ 1D, मीन्स 1 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। सेकेंड वन इज़ 2D, मीन्स 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। एंड द थर्ड वन इज़ 3D, 3D मीन्स 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। सबसे पहले अपन बात करते हैं 1D क्लॉज पैकिंग। तो 1D क्लॉज पैकिंग से पहले मैं सबसे पहले आपको बात बताना चाहता हूँ 1D के बारे में। 1D सब लोग जानते होंगे, आई हो 11th में पढ़ा। जो नहीं जानते अपन अभी डिस्कस करते हैं 1D क्या होता है। 1D का मतलब होता है कि कोई ऑब्जेक्ट है और अगर वो एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो वो वहीं पे मूव करना चाहिए। अगर उसने हल्का सा भी टर्न ले लिया तो वो 1D में नहीं होगा। यानी अगर कोई डायरेक्शन मेरा एक ही एक्सेस में मूव कर रहा है तो उसको मैं क्या बोलूँगा? 1D डायरेक्शन, यानी 1D डायमेंशंस बोलूँगा। अगर मैं इसमें बात करता हूँ थोड़ी, ठीक है, तो इसमें आप लोग ध्यान से देखिए। इसमें हमें 2 डायरेक्शंस है, फर्स्ट वन इज़ एक्स एंड द सेकेंड वन इज़ वाई। अब मैं यहाँ पे बात करता हूँ कि जो मेरे पार्टिकल्स हैं, देख रहे हो आप लोग, ध्यान से देखिए कि हमारे एक्स डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं, वाई डायरेक्शन में ऊपर की तरफ नहीं बढ़ रहे हैं। अगर ये दोनों डायरेक्शन में बढ़ते हैं तो हम इसको 2D बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो डायमेंशन है वो केवल और केवल एक ही डायरेक्शन में है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? 1 डायमेंशनल क्लॉज पैकिंग। इस चीज़ को आप लोग स्पेशल याद रखिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक। अब बात करते हैं आई थिंक 1 डायमेंशनल क्लॉज पैकिंग का मतलब समझिएगा। इसमें मुद्दे की बात आती है कि व्हाट इज़ द कोऑर्डिनेशन नंबर इन क्लोज पैकिंग। तो कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब मैंने पहले ही बताया था, द नंबर ऑफ पड़ोसीज आर इक्वल टू कोऑर्डिनेशन नंबर। यानी जितने भी नंबर होते हैं हमारे पास पड़ोसियों के, उन पड़ोसियों को हम क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन नंबर। तो यार एक चीज़ बताओ, कोई भी हमारे पास बॉल ले लो, जैसे ये वाला ऑब्जेक्ट ले लो, इस ऑब्जेक्ट के कितने पड़ोसी हैं? एक पड़ोसी इधर है, एक पड़ोसी इधर है, तो हम क्या बोलेंगे? इसके कितने पड़ोसी हैं? 2। तो हेयर कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल टू 2। लेकिन यहाँ पे मुद्दे की बात कहाँ फंसती है कि सर इसका तो केवल एक पड़ोसी है, सर इसका केवल एक पड़ोसी है, राइट। लेकिन यार अपन सिंपल सी बात करते हैं कि हमको रियलिटी में नहीं पता कि हमारा ओरिजिन स्टार्ट कहाँ से होता है, हमको नहीं पता। और ना हमको ये पता है कि हमारे जो एक्सेस है वो हाईएस्ट जानी कहाँ तक है। तो हमको पता है कि इसके आगे भी कुछ ना कुछ आएगा और इसके उधर भी कुछ ना कुछ आएगा, तो हम इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या नाम मानते हैं? 2 मानते हैं, ठीक है। तो ये तो 1 डायमेंशनल क्लॉज पैकिंग। 1 डायमेंशनल क्लॉज पैकिंग में ओनली इतना ही होता है। मेन हम पढ़ते हैं 2 डायमेंशनल क्लॉज पैकिंग, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव है। 2 डायमेंशनल क्लॉज पैकिंग का मतलब क्या होता है? अ क्लॉज पैकिंग which moves in 2 direction, and which move in 2 axis, am I right? यानी जैसे कोई भी हमारे पास पार्टिकल है तो उसका मूवमेंट या तो x की तरफ हो या y की तरफ हो। समझ रहे हो? मैंने ये नहीं बोला कि खाली x या y, मैंने बोला या तो xy या तो yz या तो zx। यानी किसी भी 2 एक्सिस पे मूव कर रही हो उसको हम बोलते हैं 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। तो 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग जनरली 2 टाइप की होती है। फर्स्ट वन इज स्क्वायर क्लोज पैकिंग एंड द सेकंड वन इज हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। व्हाट हेक्सागोनल, स्क्वायर, ये क्या है?
तो देखो ये टाइप्स है जो हम 2D में पढ़ते हैं। तो 2D में जनरली हमको हाईएस्ट 2 टाइप्स की देखने को मिलती है, स्क्वायर एंड हेक्सागोनल। स्क्वायर को तो हम यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे, हेक्सागोनल को भी हम लोग यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे, स्टडी करेंगे। लेकिन जो हम हेक्सागोनल के बारे में डिस्कस करने वाले हैं उसके बारे में आप लोग ध्यान रखिएगा, यहाँ पे हम लोग 2D के बारे में डिस्कस करेंगे। और सेम यही हेक्सागोनल आप लोग को 3D में मिलेगा। तो आप लोग इन दोनों में वेरिएशन बना के रखिएगा। अगर 2D की बात करते हैं अपन तो हम इस हेक्सागोनल की बात कर रहे हैं, अगर 3D की बात करेंगे तो जो हम आगे पढ़ेंगे हम उसकी बात करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास बात हो रही थी स्क्वायर क्लोज पैकिंग की, कि एक्चुअल में स्क्वायर क्लोज पैकिंग का मीन क्या होता है, ठीक। जनरली डायग्राम दिख रहा है आप सबको, जो ये डायग्राम है ये स्क्वायर क्लोज पैकिंग का डायग्राम है। ओके, इसमें क्या होता है, देखो जो भी पार्टिकल्स हैं ये एक्स की तरफ भी मूवमेंट हो रही है और इस पार्टिकल का वाई की तरफ भी मूवमेंट हो रहा है, ये बात क्लियर है। और इसमें आप लोग देख रहे हो यार कि जैसे जैसे नीचे हैं वैसे वैसे पार्टिकल यहाँ पे भी हैं, वैसे वैसे यहाँ पे भी हैं, और वैसे वैसे ऊपर भी एंड सो ऑन बढ़ते जाएंगे। यानी हम बोल सकते हैं कि जो A1 है, A2 है, A3 है, सब में वैल्यू तो एक ही टाइप की आ रही है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो मेरे पास क्लोज पैकिंग मिल रहा है वो ए डॉट 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 इन्फिनिटी टाइप का मिल रहा है, राइट। इसमें यार सबसे इंपॉर्टेंट आता है कोऑर्डिनेशन नंबर, वही सबसे फर्स्ट पॉइंट जो हम पढ़ने वाले हैं। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? कोऑर्डिनेशन नंबर अभी भी मैं बताता हूँ, द नंबर ऑफ पड़ोसीज आर इक्वल टू कोऑर्डिनेशन नंबर। यहाँ पे देखिए बताओ, देखो जैसे हमारे पास एक सर्किल है, इसके 4 पड़ोसी हैं, एक पड़ोसी यहाँ पे, एक पड़ोसी यहाँ पे, एक पड़ोसी यहाँ पे, एक पड़ोसी यहाँ पे। सो अगर कोई पूछे कि हाउ मेनी कोऑर्डिनेशन नंबर आर प्रेजेंट है, तो आप क्या बोलोगे? यहाँ पे हमारे पास टोटल 4 टाइप के कोऑर्डिनेशन नंबर प्रेजेंट हैं। ऑलराइट, चमक रही है बात, इसको चमकनी चाहिए अच्छे से। हम नेक्स्ट तरफ मूव करते हैं। जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है जहाँ पे हम मूव कर रहे हैं उसको आप लोग ध्यान से देखिए, ठीक है। नेक्स्ट मूव है हमारे पास, हमने ये पढ़ लिया कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, इसको रिप्रेजेंट कैसे करना है। तो अभी मैंने बताया कि यहाँ पे जितनी भी सर्किल है सब सेम टाइप की है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं वी रिप्रेजेंट इट फ्रॉम ए, राइट। और मुद्दे की बात है कि यार यहाँ पे वैकेंट फ्रैक्शन क्या होगा, इसका वैकेंट फ्रैक्शन फाइंड कैसे करेंगे। तो आप लोग पुराना रिकॉल कीजिए या पुराने वीडियो देखिए, उसमें मैंने आप लोगों को बता रखा है कि व्हाट इज़ द एक्चुअल फार्मूला ऑफ वैकेंट फ्रैक्शन। जनरली वैकेंट फ्रैक्शन का फार्मूला हम लोगों ने जो पढ़ा था वो पढ़ा था वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब, राइट। चलो अब मुद्दे की बात है, ये वैकेंट फ्रैक्शन है हमारे पास, और वैकेंट फ्रैक्शन का फार्मूला मैंने एक बार यहाँ पे लिख दिया है। जनरली इसको और डिटेल में मैंने पुराने जितने भी लेक्चर्स हैं उसमें मैंने और डिटेल में स्टडी बता रखा है आप लोगों को। जनरली मोटा मोटा आप समझिए वैकेंट फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है। दो चीज़ें हम लोग पढ़ते हैं, एक पढ़ते हैं हम लोग पैकिंग फ्रैक्शन, एक पढ़ते हैं यहाँ पे हम लोग वैकेंट फ्रैक्शन, राइट। तो वैकेंट फ्रैक्शन का मतलब है द स्पेस विच आर लेफ्ट, यानी खाली बचा हुआ स्पेस, उसको हम क्या बोलते हैं? वैकेंट फ्रैक्शन। पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है? पैकिंग फ्रैक्शन का मतलब होता है अ स्पेस विच आर ऑक्यूपाइड बाय लैटिस। आ रही बात समझ में? तो फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल अपन वॉल्यूम ऑफ क्यूब। हम वॉल्यूम ऑफ क्यूब की अगर बात करते हैं तो यार यहाँ पे हमारे पास एजेस तो नहीं दे रखे, लेकिन हमको ये पता है कि 2 सर्किल है ना, कोई भी 2 सर्किल मिलकर, सपोज दिस इज सर्किल एंड दिस इज सर्किल, ये 2 सर्किल मिलकर, और हमारे पास ये 2 के 2 सर्किल आपस में जब अटैच होंगी और ये दोनों सर्किल मिलेंगी तो इनका एक एक रेडियस, तो दोनों सर्किल की रेडियस मिलकर एक एज बनाते हैं, जो मैंने लास्ट लेक्चर्स में आप लोगों को डिस्कस किया था। तो यहाँ पे ए तो नहीं है, लेकिन हम ए की जगह 2r एज्यूम कर सकते हैं। तो क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 2r इंटू 2r इंटू 2r, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 8r क्यूब आ जाएगा। आई बात समझ? नेक्स्ट हम बात करते हैं वैकेंट फ्रैक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल यार व्हाट इज़ द एक्चुअल मीनिंग ऑफ वैकेंट फ्रैक्शन? वैकेंट फ्रैक्शन तो मैंने अभी समझा दिया, ठीक। तो वैकेंट फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या था? वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब। अब यूनिट सेल की बात करते हैं, आप लोग डायग्राम को वापस देखिए और सोचिए, सबने डायग्राम बना लिया होगा। एक बार डायग्राम जिसने नहीं बनाया वापस डायग्राम बनाइए पीछे बैक करके, और देखिए कि 4 सर्किल हैं और हर एक चारों सर्किल का 1/4 पार्ट यूज़ हुआ है। मैं आप लोगों को डायग्राम रिप्रेजेंट कराता हूँ। देखिए ये आपके पास सर्किल है, सपोज ये 4 सर्किल है,
और हर एक सर्किल का देख रहे हो आप लोग 1/4 1/4 1/4 और 1/4 पार्ट यूज़ किया गया है, यहाँ पे किया गया है। अगर इनमें सारे 1/4 पार्ट को अटैच करके और ऐड कर दूँ तो मेरे पास क्या आ जाता है, 1 आ जाता है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, नंबर ऑफ यूनिट सेल क्या हो जाएंगे मेरे पास, 1 हो जाएंगे। इसलिए मैंने क्या लिखा है, 1 × 4/3 πr³ अपॉन में क्या किया मैंने, 8r³। और इसको अपन सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा मेरे पास, 52% आ जाएगा। लेकिन हम बात कर रहे हैं 2D की, और 2D में अगर कोई पूछता है कि व्हाट इज़ द पैकिंग फ्रैक्शन इन 2D, तो पैकिंग फ्रैक्शन निकालने के लिए कुछ नहीं करना आप लोगों को, फॉर्मूला लगाना है एरिया ऑफ पार्टिकल अपॉन एरिया ऑफ यूनिट सेल। इस चीज़ का ध्यान रखना और आंसर आएगा π/4। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना। 2D में हम वॉल्यूम आसानी से नहीं फाइंड कर सकते, हमको 2D के लिए स्पेसिफिकली एरिया बताना पड़ेगा। होप यू अंडरस्टैंड। चलो ये तो था हमारे पास स्क्वायर प्लेनर। अब हम बात करते हैं हेक्सागोनल क्लॉज पैकिंग की, कि एक्चुअल में हेक्सागोनल क्लॉज पैकिंग का मीनिंग क्या होता है, हेक्सागोनल क्लॉज पैकिंग को अपन डिफाइन कैसे करते हैं। तो देखो ये हमारे पास कुछ अरेंजमेंट है जिसको मैंने ब्लू और रेड पेन से डॉटेड किया है। 2 एक्सिस हैं, आपको तो ये तो पता ही है कि किसी भी 2 एक्सिस में एक साथ मूवमेंट 2D होता है। हेक्सागोनल की बात करते हैं, हेक्सागोनल की शेप क्या होती है कि सपोज दिस इज ये जो फर्स्ट लेयर है ये ब्लू डॉट से डॉट किया, ये इक्वल है, लेकिन जो सेकंड लेयर होगी वो क्या होगी, इन 2 डॉट के ऊपर आएगी, हर 2 डॉट के ऊपर, ठीक है। इट मीन्स बी, फिर बी के ऊपर वापस नीचे वाली ए जैसी लेयर, फिर अगेन ए के ऊपर वापस बी जैसी लेयर। यानी हम कह सकते हैं कि एक्चुअल में जो ये मेरे पास हेक्सागोनल क्लॉज पैकिंग है, ये कुछ ए बी डॉट 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 इन्फिनिटी टाइप का क्लॉज पैकिंग होता है, करेक्ट है, इसको हम लोग बोल सकते हैं। तो इस डायग्राम से आई होप आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। बात आती है क्या एक्चुअल में डेफिनेशन क्या होता है, तो डेफिनेशन कुछ नहीं, डेफिनेशन क्या होती है इसकी, स्क्वायर प्लेन में हमने क्या पढ़ा था कि कोई भी एक पार्टिकल पास के 4 पार्टिकल से घिरा हुआ हो, है ना, ऑक्यूपाइड। इसमें हम क्या पढ़ते हैं, कोई भी एक पार्टिकल अपने पास के कम से कम 6 पार्टिकल से घिरा हुआ हो, यानी अरेंज हो, यानी अ डायमेंशन वेयर एवरी यूनिट सेल कनेक्टेड विद अदर 6 पार्टिकल। यानी एक मेरे पास मान लो एक यूनिट सेल है और ये आसपास के 6 पार्टिकल से क्या है, कनेक्टेड है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। अब इसमें आती है व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर इन हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। तो ऑब्वियसली बात यार, एक के पड़ोसी 6 हैं तो हम क्या बोल देंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6, यानी नंबर ऑफ पड़ोसी इज इक्वल टू 6। हम डेनोट कैसे करते हैं, तभी मैंने आपको रिप्रेजेंट कर दिया, वी डेनोट इट फ्रॉम ए बी एंड ए बी। अब यह मुद्दे की बात फंसती है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पैकिंग फ्रैक्शन। तो पैकिंग फ्रैक्शन मैंने बता रखा है, अभी मोटा मोटा बताता हूँ। कमरे में जैसे आप लोग एक बेड लेके आए हो, ठीक है, और उस बेड ने आपके कमरे का कितना पार्ट घेर रखा है, उसको हम बोलेंगे पैकिंग फ्रैक्शन, ठीक। तो पैकिंग फ्रैक्शन निकालते हैं यहाँ पे, ठीक। पैकिंग फ्रैक्शन में क्या करते हैं हम लोग, पहले स्पेसिफिकली सबका एक डायग्राम बनाते हैं। तो मैंने क्या बोला था कि एक सर्किल आसपास में सेम 6 सर्किल से क्या होगा, ऑक्यूपाइड होगा, घिरा हुआ होगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। देख रहे हो हमने क्या किया, हर एक सर्किल के सेंटर को आपस में जब मिलाया तो एक कौन सी शेप बनी है, हेक्सागोनल शेप बनी है। यानी हर एक सर्किल के यहाँ पे कंट्रीब्यूशन कितना नज़र आ रहा है आपको, 1/3 नज़र आ रहा है ना आपको, क्योंकि देखो 1/3 कंट्रीब्यूशन है, तभी ये आपस में मिलकर एक हेक्सागोनल शेप डिटेल में बन पाई है। इस चीज़ को आप ध्यान रखो। अगर कोई पूछता है ना कि जो आसपास में सर्किल है इसका कंट्रीब्यूशन कितना है, तो आपको याद रखना है कि जो मेरे पास चारों तरफ सर्किल है इनका कंट्रीब्यूशन मेरे पास आ रहा है 1/3, क्योंकि ये जो एक वॉइड रिप्रेजेंट करेगी ना, वो याद रखना ट्रायंगुलर वॉइड बनाएगी। वॉइड के बारे में हम स्टडी करेंगे, इसके बाद वाला टॉपिक हमारा वॉइड के बारे में है। लेकिन आप लोग अभी देखिए कि एक्चुअल में जो पैकिंग फ्रैक्शन हम पढ़ेंगे तो ये हम वहाँ पे स्टडी करेंगे वॉइड के बारे में, लेकिन ट्रायंगुलर वॉइड बना रही है। तो ट्रायंगुलर वॉइड के लिए मैं अभी इतना कहना चाहूँगा कि ये एक इक्वलैटरल ट्रायंगल से अपने आप को कोरिलेट करता है, आई बात समझ में, और इक्वलैटरल ट्रायंगल से कोरिलेट करता है तो उसका कितना पार्ट होगा, 1/3 पार्ट होगा। और कोई पूछे कि यार ये बीच वाले सर्किल का कितना पार्ट ऑक्यूपाइड है, तो आप लोग बोलेंगे कि बीच वाले सर्किल का पूरा 1 पार्ट ऑक्यूपाइड है, ठीक है। पैकिंग फ्रैक्शन का फॉर्मूला आप सबने पढ़ा है,
वही नॉर्मल सा फॉर्मूला वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल या वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब जो हमने पहले पढ़ा था। लेकिन यहाँ पे हमारे पास पर्टिकुलर कोई स्ट्रक्चर तो है नहीं, तो यहाँ पे ये बोल सकते हैं वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल अपॉन वॉल्यूम ऑफ एंटायर स्ट्रक्चर। लेकिन वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल बताने के लिए सबसे पहले हमको यूनिट सेल निकालना पड़ेगा, नंबर ऑफ यूनिट सेल। ओके, अब नंबर ऑफ यूनिट सेल कैसे निकालेंगे? तो यार मैंने बोला हमारे पास 6 सर्किल हैं, 6 लिख दिया मैंने। एक सर्किल कॉन्ट्रीब्यूशन 1/3 है, 6 का कितना हो जाएगा 6 × 1/3 प्लस जो बीच में एक सर्किल आया था, डायग्राम को देखिए आप लोग ध्यान से, जो बीच में एक सर्किल आया था उसका पूरा का पूरा पार्ट क्या था, ऑक्यूपाइड था, तो मैं क्या लिख दूंगा +1 × 1। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, सॉल्व करेंगे तो 3 आ जाएगा। अगर मैं इस चीज़ का वॉल्यूम निकालूं, आपको पता है ना, एक जो मेरे पास आता है वो स्फेयर होता है, तो यहाँ पे 3 का मतलब क्या है, मेरे पास 3 स्फेयर हैं और एक स्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 πr³। तो मैं क्या कर दूंगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्या आता है मेरे पास 4πr³। ठीक, अब बात फंसती है यार वॉल्यूम ऑफ एंटायर स्ट्रक्चर, पूरे के पूरे स्ट्रक्चर का वॉल्यूम क्या होगा। तो हमको वॉल्यूम नहीं पता, हम जनरली A × A पढ़ते हैं, लेकिन ये क्यूब तो है नहीं जो A × A पढ़ेंगे। तो हम क्या वॉल्यूम को एरिया × विड्थ लिख सकते हैं, है ना, एरिया × विड्थ लिख दें तो हमारे पास आ जाएगी हमारे पास वॉल्यूम। तो अभी मैंने बताया यहाँ पर हमने बात की है इक्वालेटरल ट्रायंगल की। कितने ट्रायंगल इक्वालेटरल? 6 हैं। एक इक्वालेटरल ट्रायंगल का एरिया कितना होता है, √3/4 × साइड स्क्वायर होता है। तो मैं क्या कर दूंगा 6 × एरिया ऑफ इक्वालेटरल ट्रायंगल इनटू विद हमको नहीं पता, लेकिन हमको ये तो पता है ना कि 2r मिलकर 1a बनाती हैं, जो हमने लास्ट वीडियोस में डिस्कस किए हैं, राइट। तो हम क्या करेंगे, 6 की जगह 6 ऑक्यूपाइड कर देंगे, जो हमने ऊपर से लिखा, √3/4 की जगह √3/4 को अज्यूम कर देंगे, और इनटू साइड स्क्वायर की जगह हमने क्या किया, 2r का क्या कर देंगे, स्क्वायर को पुट कर देंगे। इनटू में क्या है हमारे पास 2r, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे 2r। आई होप यू अंडरस्टैंड। इसको सॉल्व करेंगे तो आता है 12√3r³। अब कुछ नहीं करना, पका पका माल मिल चुका है, इन दोनों की वैल्यू को उठाओ और पैकिंग फ्रैक्शन के फॉर्मूले में पुटअप कर दो। जब हम इसको यहाँ पे पुटअप करते हैं और सॉल्व करते हैं, 3 × 4/3 πr³ की वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो π/3√3 आएगा और आंसर आ जाएगा हमारे पास 60.6%। भाई सब लोग ध्यान रखना है एक चीज़ का, क्वेश्चन 2 फॉर्म में पूछ सकता है, या तो पाई की फॉर्म में पूछ लेगा, या आपको परसेंटेज के फॉर्म में पूछ लेगा, या पॉइंट्स के फॉर्म में पूछ लेगा। तो आपको ये तीनों के तीनों फॉर्म आपको डिटेल में स्टडी में करना है और याद रखना है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट फॉर्म है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट फिनोमेना है, बहुत इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है। ओके, सो आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा, और जिसको ये समझ में नहीं आया, इसमें किसी भी चीज़ में अगर डाउट है तो कमेंट सेक्शन में वो प्लीज़ लिखे, अप्लाई करें, और किसी भी रिगार्डिंग डाउट है तो प्लीज़ आप लोग बिना हिचकिचाए पूछ लीजिए। बस आप लोग एक चीज़ याद रखो, डाउट के मामले में सब लोग बेशरम बन जाओ, बेशरम। अगर किसी को नहीं पता है ना कि 2 + 2 4 होते हैं, तो ये पूछो कि सर ये कैसा है 2 + 2 4। तो अगर किसी को कैलकुलेशन भी डाउट आ रहा है तो आप लोग वो डाउट भी पूछिए, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आप लोगों की वो डाउट मैं कैसे भी सॉल्व करूँ, लेकिन उसको मैं सॉल्व करूँगा। ओके, हम जो नेक्स्ट वीडियो में जो पढ़ेंगे इसी का पार्ट 2 पढ़ेंगे, जो बहुत ही एक तरह से इम्पॉर्टेंट पार्ट हमारा रोल करेगा। अभी हमने 1D और 2D के बारे में यहाँ पे डिस्कस कर लिया। अगर मैं 3D को यहाँ पे डिस्कस करता हूँ तो वीडियो क्या कुछ ज़्यादा लंबा खींच जाएगा, आप लोग भी बोर हो जाएंगे बिना मतलब में। तो जो नेक्स्ट वीडियो है हम उसमें डिस्कस करेंगे 3D के बारे में, यानी 3D क्लोज पैकिंग के बारे में। ओके, सो आज के लिए इतना ही। आप लोग प्लीज़ जिसको अच्छा लगा वो मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा नीली लोगों तक पहुँचाइए जिसको ज़रूरत है। और हाँ, ये पक्का है कि इसको पढ़िए, इससे आप लोगों का कैलकुलेशन पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगी। ओके, और कुछ बुक्स मैंने प्रेफर किए हैं एनओस्थी वगैरह, तो उन बुक्स को भी आप लोग प्लीज़ सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए। ओके, आई होप, गुड लक।